तो रियल एस्टेट के अंदर जो पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नई स्कीम्स में और नई हाउसिंग सोसाइटीज जो बन रही होंगी, जो कि एफबीआर के रडार पे नहीं है। वो एफबीआर के रडार पे इसलिए नहीं है क्योंकि जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शिराज खान, आपका प्रॉपर्टी दोस्त। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ बजट 2022 एंड 2023 ऑन रियल एस्टेट, और इसकी अभी असरात रियल एस्टेट की मार्केट पे क्या होंगे। तो डिटेल में देखने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। थैंक यू। जी दोस्तों, बजट आ गया और इस बजट के अंदर जो अंडरलाइन थीम है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसको नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स करार दिया है। और वो समझते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर जो पैसा है वो इकॉनमी में, मईशत में प्रोडक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा होता और उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, और उसको वो चैनलाइज करना चाहते हैं किसी प्रोडक्टिव एरिया के अंदर जिसको वो समझते हैं। और इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रियल एस्टेट के सेक्टर को, जो इसकी प्रॉपर्टी की लेन देन है, उसको डिस्करेज करने की कोशिश की है। और उसके लिए कौन कौन से उन्होंने टूल्स यूज़ किए हैं वो हम डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। इसकी बैकग्राउंड ये है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। इसके साथ साथ आपके डॉलर की वैल्यू स्काई है, रॉकेट है, और वो रुक नहीं रही है। और इसके साथ आप ये देखिए कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की प्राइसेस बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो कम से कम हम 20 to 30% एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के अंदर, जो रजिस्टर्ड इन्फ्लेशन होगी। और इसके साथ साथ आप मज़ीद ये देखिए कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। वो आपका तकरीबन मार्केट के अंदर 13.5% के करीब रेट चल रहा है, जो इफेक्टिवली जो मार्केट में है वो 16% के करीब चल रहा है। तो ये वो सारे बैकग्राउंड हैं, ये सारे इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें हैं जिसके साथ हम इस पूरे बजट को जिस तनाजुर में देखेंगे। और इस सारे तनाजुर के साथ बजट के अंदर जो टूल्स यूज़ किए गए हैं इसको डिस्करेज करने के, उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स, मतलब जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं और जो आप बेचते हैं उसके ऊपर आप जो गेन हासिल करते हैं, जो कि पिछली गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर हॉलीडेज दी हुई थी और उसको काफ़ी रिलैक्स किया हुआ था। तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बजट दिया है उसके अंदर उन्होंने ये एडवाइस किया है कि इसको पहले साल के अंदर कोई बंदा खरीद के उसको बेचता है तो 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, जो बहुत ज़्यादा हाई है। और इसको नेक्स्ट 6 ईयर्स के अंदर, मतलब अगले साल में वो 12.5% हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वो 10% हो जाएगा, और इस तरह 2.5% कम होते हुए 2.5% डिक्रीज होते हुए 6th ईयर के अंदर जाके वो 2.5% पे आएगा। और एट द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर ये जाके आपका 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना चाहते तो यू हैव टू वेट फॉर 6 whole years। एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ईयर यू वोंट बी पेइंग एनी कैपिटल गेन टैक्स। इसी तरह से जो एडवांस टैक्स आप पे कर रहे थे, विद होल्डिंग टैक्स, वो 1% से फाइलर के लिए डबल कर दिया गया। उसमें आपने 100% का इंक्रीज कर दिया और आप उसको 1% से 2% पे ले गए। और नॉन फाइलर को इस हद तक डिस्करेज किया गया कि उसको 1% से 5% पे ले जाया गया। तो ये दो टूल्स, दो मैय्यज ऐसे हैं जो कि बेतहाशा डिस्करेजिंग हैं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्लॉट्स के अंदर, हाउसेज के अंदर। फिर सोने पे सुहागा इन्होंने ये किया कि जो थर्ड एक इन्होंने चीज अप्लाई की है वो ये की है कि एक से ज्यादा घर रखने वाले बंदे को, मतलब अगर किसी का कोई सेकंड हाउस है तो उसको फर्स्ट प्रॉपर्टी जो उसमें खुद रह रहा है या जिस भी तरीके से उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि 2.5 करोड़ से ज्यादा की है उसके ऊपर गवर्नमेंट सपोज करेगी कि इसके ऊपर इसका फेयर मार्केट वैल्यू, आई अगेन से दिस थिंग, नॉट द डीसी वैल्यू, नॉट द एफबीआर वैल्यू, बट the fair market value which would be higher than FBR rates, उसका 5% वो उसका रेंटल एज्यूम करेंगे और उस इनकम के ऊपर 1% टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस जो लोग रेंटल इनकम की तरफ जा रहे थे उन सबको भी डिस्करेज कर दिया गया इसके अंदर। और इस वजह से हम ये देखते हैं कि इन तीनों टूल्स के जरिए CVT, आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके ऊपर आप देख लें, जो आपका विद होल्डिंग टैक्स है उसके ऊपर, और जो रेंटल इनकम का इन्होंने एक सपोज रेंटल इनकम डिफाइन की है, उसकी वजह से इस चीज़ को टोटल डिस्करेज किया गया कि लोग नए प्लॉट्स और नए घरों की तरफ जाएं। और साथ ही साथ आप इसके अंदर ये देखिए कि इस सारी डायनामिक्स के अंदर जबकि बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया, तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट तभी हाई करती है जब वो चाह रही होती है कि पैसा दूसरे सेगमेंट से निकल के आपकी उसकी रोटेशन स्लो हो जाए और वो गवर्नमेंट के रिजर्व में वहां पे आ जाए, और ताकि लोगों को यहाँ पे इनकरेज किया जाए रादर देन अदर सेगमेंट्स। तो रियल एस्टेट को गवर्नमेंट की नज़र के अंदर नॉन प्रोडक्टिव करार दिए जाने के बाद इस सारे पैसे को वो चैनलाइज करके अपने पास फिक्स डिपॉजिट्स की सूरत के अंदर अपने पास रखना चाह रहे हैं, और ताकि लोग इंटरेस्ट की तरफ और उस तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाएं और रियल एस्टेट के अंदर से पैसा ड्रेन आउट हो जाए। अब ये तो इसका एक सारा का सारा नेगेटिव एस्पेक्ट है।
अब इसका दूसरा एनालिसिस ये है कि 70 साल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम देखें 70 साल के अंदर कभी भी रियल एस्टेट स्लो जरूर हुई है। रियल एस्टेट की मार्केट जो अब नॉर्मल ग्रो कर रही होती है उसकी ट्रांजैक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, मगर रियल एस्टेट की मार्केट कभी भी क्रैश नहीं की। जो स्टॉक एक्सचेंज की टर्म्स के अंदर आप देखेंगे चीज़ें क्रैश कर जाती हैं, उनका बायर नहीं मिल रहा होता। तो ऑब्वियसली चीज़ों की ट्रांजैक्शंस कम होंगी, इन्वेस्टर डिस्करेज होगा, और इन चीज़ों के साथ ही जब इन्वेस्टर डिस्करेज होगा तो रियल बायर ही मार्केट में रहेगा, और चीज़ें जिस तरह जो ब्रांड्स हैं DHA और बहरिया और वहाँ पे जो प्लॉट्स और हाउसेस की कीमत थोड़ी नीचे आएगी और वो एंड यूज़र के लिए कंड्यूसिव हो जाएगा। मगर अगेन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसके साथ 35 अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो डेफिनेटली हम उसको भी डिस्करेज करेंगे। लोग नया घर बनाकर उसको बेचने के लिए डिस्करेज होंगे, क्योंकि आपने पहले साल में आपने 15% उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। और इसी तरीके से आपने जो दूसरा टैक्स आपने लगाया कि जो बंदा खरीद के और उसको रिटेन करना चाहता है कि मैं इसमें से रेंट खा लूं, तो उसको भी आपने डिस्करेज कर दिया कि भाई एक प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, दूसरी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, तो आप रेंटल इनकम भी, मतलब आप दोनों तरीके से गेन टैक्स और रेंटल इनकम दोनों को आपने डिस्करेज कर दिया उसके अंदर। मगर 70 साल के अंदर की तारीख पाकिस्तान की जो है वो इसी सी गवाह है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट 1947 से लेकर आज तक हमेशा बढ़ी है। तो कुछ देर के लिए इसमें स्टेबिलिटी जरूर आएगी, मगर अल्टीमेटली इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन भी आएगी, मगर अल्टीमेटली ये ऊपर की तरफ जाएगी। मगर फॉर द नियर फ्यूचर शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसको बढ़ता हुआ नहीं देख रहे। अब ये बात हो गई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट्स, हाउसेज, प्लाजाज और प्लॉट्स की। एक अच्छा पहलू, मुस्बत पहलू इसके अंदर ये है कि जो भी चीजें नई हाउसिंग स्कीम्स आएंगी उसके अंदर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि देखिए मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन का रेट बेतहाशा है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, लोग स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लोग कमोडिटीज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो और लोगों को एक सेफ हेवन हमेशा लगती है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के अंदर जो पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नई स्कीम्स में है और नई हाउसिंग सोसाइटीज जो बन रही होंगी, जो कि FBR के रडार पे नहीं है। वो FBR के रडार पे इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक 100% कंसिडरेशन पे नहीं कर दी जाती तब तक वो चीज दूसरे बंदे के ओनरशिप में नहीं आती है, क्योंकि ना उसकी प्राइस फिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी आपके डेवलपमेंट चार्जेस अभी डलने होते हैं, और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक कि आप उसकी किस्तें ना दे दें और अल्टीमेटली उसको टोटल आप पे बैक ना कर दें। तो जब तक आप उसकी किस्तों के ऊपर चल रहे हैं तब तक वो FBR के रडार में वो आपकी ओनरशिप स्टैब्लिश नहीं हो रही है, क्योंकि ना आप उसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं ना वो ट्रांसफर हो रही है प्लॉट, जिसको 100% ओनरशिप ट्रांसफर कहते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर हम देखें कि जो नए हाउसिंग सोसाइटीज आएंगे, नए प्लान्स आएंगे, वहां पर जो अच्छे ब्रांड्स हैं वहां पे पैसे का जितना रियल एस्टेट का फ्लो है, जितना इन्वेस्टर तबका है, वो सबका सब अपना पैसा जो है वो पार्क करेगा नई हाउसिंग स्कीम्स की तरफ, जो कि पेमेंट प्लान के ऊपर है, जो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है। तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सारा फ्लो जो इन्वेस्टर तबका है वो अपने पैसे को पार्क करेगा इस साइड पे, जिससे उनको 1 साल 2 साल नहीं, अगर 4 साल का प्लान है, 5 साल का प्लान है, जितने लंबे पीरियड का प्लान है, इतने पीरियड की उनको एक अम्ब्रेला मिल जाएगी, जिसके बाद वो एट द एंड अपनी फाइनेंसिंग को भी जस्टिफाई कर सकेंगे कि जी हमने तो इंस्टॉलमेंट पे चीज ली थी, हमने को वन डे में एसेट्स से इकट्ठे करके कोई और चीज बेच के ली है, मेरे पास टूट के पैसे आए हैं, तो एन्युटीज आई हैं और मैंने उनको जोड़ के मैंने ये अपना एसेट डेवलप किया, और 5 साल के बाद या 4 साल के बाद या 3.5 साल के बाद वो आपके FBR के ऊपर आने के तैयारी पे होगा। नेक्स्ट बात मैं ये कर रहा था कि जो आपका ये वाला एसेट जब तक आपका डेवलप होगा 3 इयर्स के बाद, 4 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद, तो उस टाइम तक मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की चीज़ें चेंज होती हैं हर साल। तो इस टाइम जितनी डिस्करेजिंग टाइम है इसके अंदर ऑब्वियसली रियल एस्टेट के अंदर से पैसा, जो एक्चुअल रियल एस्टेट है उसके अंदर से पैसा प्लॉट्स में से, हाउसेज में से, प्लाजाज में से ड्रेन आउट होके निकल के नई हाउसिंग स्कीम्स जो कि इंस्टॉलमेंट पे हैं वहां पे बहुत ज्यादा पार्क होगा, और वहां पे इस टाइम एक अच्छा टाइम होगा पोजीशन लेने के लिए। जिस बंदे ने पोजीशन लेनी है, ये पोजीशन लेने का ये करेक्शन टाइम है। जो एंड यूजर है उसके लिए रियल एस्टेट में भी प्लॉट लेने के लिए करेक्शन आएगी, वहां पे भी अच्छा टाइम है, और जो इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज हैं वहां पे बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप तोड़ के अपना पैसा वहां पे एक्यूमुलेट करें, और 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब आपका एसेट्स मैच्योर हो जाएगा तब आप उसको वहां पे डिस्क्लोज करेंगे, और तब तक मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास जो पॉलिसीज 1 साल के बाद, 2 साल के बाद गवर्नमेंट की रिवाइज हो जाएगी, गवर्नमेंट चेंज हो जाती हैं, पॉलिसीज चेंज होती हैं, IMF का प्रेशर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, आपके इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फॉर द टाइमिंग जितने लोगों का भी पैसा है उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वो अच्छे ब्रांड्स जो रियल एस्टेट के अंदर एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं उनकी तरफ आएं और वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करें, और एक सेफ हेवन और सेफ जो आपके रिटर्न्स हैं उनको आप एंजॉय करें। Stay tuned for further updates. This is Shiraz Khan with a view on budget 22-23, and stay tuned for the more updates.
अल्लाह हाफिज़।